सभी को नमस्कार दोस्तों। द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम 2-3 दिन के जो न्यूज़पेपर हैं उनको देखने वाले हैं। वैसे आजकल उतना मुझे कंटेंट न्यूज़पेपर से नहीं मिल रहा था, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। और बाकी हम कोशिश करेंगे, यदि अच्छा कंटेंट आता है तो इसको डेली वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग फिर देखते भी कम हो। जैसे 1000-2000 लोग देखते हैं तो उतना मोटिवेशन नहीं मिलता कि वीडियो बनाऊं मैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, वीडियो को लाइक करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। क्योंकि वैसे भी मैं न्यूज़ तो नहीं छोड़ता हूँ, आप जानते हो कि मैं चाहे आपको 2-4 दिन से लेकर आता हूँ वीडियो, लेकिन जो अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूपीएससी के हिसाब से, जो काम की प्री और मेंस के हिसाब से शानदार तरीके से होता है हमेशा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और जो पहला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूरोपीय संघ के माध्यम से क्या हो रहा है, जो कार्बन मतलब एक तरह से बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लाया गया है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लाया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें वो हम देखेंगे, क्या इंडिया पर इस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट ईयर देखना आप, इस साल भी मतलब संभावना है, क्योंकि ये पहले से चर्चा में था, आज चर्चा में नहीं, कई दिनों से चर्चा में है। तो इस साल भी प्री में आ तो सकता है, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट ईयर प्री और मेंस के अंदर ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था कि इस साल अक्टूबर से यूरोपीय यूनियन ने क्या किया था, उन उत्पादों पर आयात पर क्या कार्बन टैक्स लगाने की बात की। मतलब ऐसे उत्पाद जो गैर हरित है, यानी आप कह सकते हो जो कि इन्वायरमेंट को नहीं बचाते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। तो इन प्रोडक्ट पर क्या करेगा, यूरोपीय यूनियन ऐसा प्रस्ताव लेकर आ रहा है जिन पर अधिक मतलब टैक्स लगाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इंडिया से कोई वस्तु यूरोप की ओर जाती है, ठीक है, तो आप जानते हो उन पर क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी एक तरह से बढ़ जाएगी कार्बन टैक्स के नाम से। तो जैसे भारत से कोई वस्तु, जैसे अभी कोई वस्तु जा रही है 100 रुपये में जा रही है, इस पर टैक्स बढ़ता है तो ये वस्तु 120-150 ऐसे महंगी हो जाएगी। तो महंगी होने से आप जानते हो कि हमारे जो निर्यात है उनको कितना नुकसान हो सकता है। तो भारत ने भी ये मुद्दा उठाया कि ये मतलब ऐसा गलत तरीका है, जो कहीं ना कहीं जो WTO है उनकी गाइडलाइन को भी मतलब उल्लंघन करता है। तो भारत इस मामले को WTO में ले जाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो मेन मुद्दा आप समझ गए होंगे, कार्बन टैक्स क्या हो गया, ऐसे उत्पाद जो गैर हरित है या जिनकी वजह से एक तरह से आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, उनको लेकर ऐसा माना जा रहा है। बाकी बहुत सारे विद्वान विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये मतलब एक तरह से उनकी आप कह सकते हो कि उनकी एक कूटनीति है व्यापार को लेकर। ठीक है, तो ये कार्बन उत्सर्जन के लिए उचित कीमत नहीं, अच्छा ठीक हो गया है। तो इसमें कई सारी चीज़ें, जैसे आप ये कह सकते हो कि भारत से हम काफ़ी ज़्यादा हम जानते हैं कि हमारा जो स्टील है, जो लो एस्क है, काफ़ी ज़्यादा हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं यूरोप की या अन्य देशों में। तो व्यापारिक वस्तु के कुछ हिस्सों में सबसे बड़ी निर्यात के लिए गंभीर खतरा है। तो हमारे लिए जब हमारी इकोनॉमी को कोई चीज़ें नुकसान करेगी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कुछ नुकसान होगा, तो निश्चित रूप से हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट चर्चा में था। और जिसमें कार्बन शुल्क कह सकते हो 20% से बढ़कर ये 52% हो जाएगा। तो कितना मतलब आप जानते हो कि चीज़ें महंगी हो जाएगी तो फिर लोग खरीदेंगे क्यों, और फिर हमारी जो डिमांड है, हमारी चीज़ों की डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो ये मामला कई बार चर्चा में रहता है। जैसे लास्ट टाइम जैसे आपने देखा ग्रीन जो वाशिंग था चर्चा में था। ग्रीन वाशिंग का मतलब क्या होता है, कई कंपनियां क्या करती है, अपने उत्पाद में ये दिखाती है कि हमारा जो उत्पाद है ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इको फ्रेंडली है। वो एक तरह से ऐसा झूठा दावा करती है। ग्रीन वाशिंग का मतलब हो गया ऐसा झूठा फाल्स दावा करने का मतलब हो गया। तो इसी तरह से यूरोपीय यूनियन वगैरह ये भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये ग्रीन वाशिंग जैसे लास्ट चर्चा में रहा, तो आपको पता है क्वेश्चन कहाँ है इसका, यूपीसी प्री 2022 में आ गया था, ये क्वेश्चन आ गया था। तो शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, ये एडिटोरियल आया था आज द हिंदू में, तो उसमें ये ग्रीन वाशिंग चर्चा में था। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, तुरंत उसको गूगल करो, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। जो शब्दावली वाले क्वेश्चन देखना, आप साइंस की, इकोनॉमी की, इन्वायरमेंट की, कोई भी शब्दावली यदि चर्चा में रहती है तो वहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपका प्री मेंस इंटरव्यू सबका सिलेबस आप एक साथ लेके चल रहे हो, डेली बेसिस पर आप थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से अपना कंटेंट जमा कर रहे हो। यही तरीका होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का, कि जो चीज़ें अपने काम की है। जैसे 4-5 दिन के मैंने न्यूज़पेपर देखे, इनमें मुझे मुश्किल से 3-4 मैं ये सोच रहा था क्या बनाऊँ इनका वीडियो, जो अपनी यूपीसी प्री या यूपीसी मेंस इंटरव्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो वही बात है, इसीलिए अपना जो होता है टू दी पॉइंट होता है, कम ही पढ़ा पाता हूँ, मतलब ज़्यादा कचरा मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, जो टू दी पॉइंट है वही हम पढ़ के चलेंगे आगे। तो आप चिंता मत करना, कई बच्चे कमेंट करते कि सर वीडियो नहीं आ रहे। तो अच्छा कंटेंट आता है तभी वीडियो बनाने का मन करता है, अदरवाइज एक खबर के लिए क्या वीडियो बनाए, उसमें बहुत एफर्ट लगते हैं, वीडियो बनाने में, अपलोड करने में काफ़ी टाइम जाता है। तो उसकी चिंता मत करना। वैसे भी आपको कंटिन्यू डेट वाइज तो आपको न्यूज़पेपर जो है, आर्टिकल जो है, आपको टेलीग्राम पे मिल ही रहे हैं। ठीक है,
तो ये देखते हैं। तो ये चर्चा में रहा था। तो केंद्र सरकार इस कदम जिसे ग्रीन वॉशिंग के नाम से ईयू द्वारा प्रस्तावित व्यापार संबंधी परिष्कृत बाधा मानते हैं। ठीक है, एक तरह से उनका चाल है, एक तरह से आप कह सकते हो। तो सरकार भी इस पर काफ़ी प्रतिक्रिया दे रही है। भारत सरकार की जो मीटिंग हो रही है यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनके साथ में, तो उनको अपनी जो समस्या है वो बताई जा रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इस कदम से मतलब आप ये मान के चलो इससे होना जाना क्या है मतलब। और ये आर्टिकल कई बार आ चुका है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैकेनिज्म है ना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो उनका नाम लिया जा रहा है, ये क्या है, ठीक है, CBAM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CBAM। ऐसा आ सकता है कि ये क्या है, मतलब इसमें प्री में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो जैसे ईयू का मानना है कि ईयू क्या कह रहा है, उनका क्या कहना है कि मानना है कि ये कार्बन टैक्स विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप है, लेकिन भारत इसे चुनौती देने का विचार कर रहा है। वह उन पहलुओं को भी रेखांकित कर सकता है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के फ्रेमवर्क के साथ असंगत है। आप जानते हो कि जितने भी यूएनओ के जो जलवायु के सम्मेलन हुए हैं उसमें आप विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों के साथ अलग अलग बाध्यताएं होती है, अलग अलग उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा, ऐसी बात चल रही है। तो ये सही नहीं है। मतलब जैसे आप ये देखो ना कि जो विकासशील राष्ट्र है वो तो अभी मतलब अपने विकास की धारा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप अफ्रीकन राष्ट्र ले लो, चाहे दक्षिण एशिया के राष्ट्र ले लो। और अभी यूरोपीय यूनियन ऐसे टैक्स लगाएगा तो जो विकासशील राष्ट्र उनको कितना नुकसान होगा। फिर तो हम ऐसा करेंगे। आप कई बार देखते हो ना कि बहुत सारे राष्ट्र WTO की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, संरक्षणवादी नीति अपनाते हैं। वो अपने हितों को तो बचा के रखना चाहते हैं, खुद तो दूसरे देशों में व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन जो विकासशील राष्ट्र ऐसे मतलब प्रोडक्शन भेजते हैं दूसरे विकसित राष्ट्रों में, तो वो कहीं ना कहीं से फिर हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो ये ठीक नहीं है, मतलब इसका प्रमुख उद्देश्य ये है। तो ये प्री में भी काम आ सकता है और मेंस में भी काम आ सकता है। तो क्वेश्चन जैसे हमने देखा था लास्ट ईयर, ग्रीन वॉशिंग शब्द का क्या मतलब, देखो सिंपल है। ये आज शब्दावली आप देखोगे तो ये पढ़ने का तरीका आपका बदल जाएगा कि आपको ये पता होगा ना, आपका PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से एनालिसिस करना सीख गए तो मतलब आप समझ लो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, सभी जो PYQ है ना वो आपकी दिशा तय करता है। ठीक है, और अभी तक आपने हमारा PYQ नहीं देखा है प्रीलिम्स का, ठीक है, तो अभी जाके देख लेना अपनी वेबसाइट पर। CSET और GS दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देख लिया आपने कैसा 2022 में आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ पे मेरे हिसाब से देने की आवश्यकता नहीं है। ये आप बताना कमेंट करके 80 का मतलब आंसर क्या होगा। वैसे में हमने चर्चा की है ऊपर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट है। ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आप इसको कह सकते हो जैसे भारत की पहली राष्ट्रीय जल निकाय जनगणना। अभी मतलब भारत की जो जितने भी जल आप कह सकते हो, वाटर बॉडी कह सकते हो, चाहे आप तालाब की बात करो, वेटलैंड की बात करो, झीलों नदियों इनकी बात करो, तो अभी इनकी गणना की गई है, इनका डाटा जुटाया गया है। क्यों जुटाया गया है उसके पीछे भी कहानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये आर्टिकल हमेशा आप देखना, जब मैं आपको ये वीडियो लेके आता हूँ तो आपको मैं एक मॉडल आंसर देके जा रहा हूँ एक तरह से, मतलब टू दी पॉइंट। आप ये सोचो कि डेली जैसे द हिंदू में या जो वीडियो में बनाता हूँ उससे हम डेली एक मॉडल आंसर तैयार करते हैं। एक मॉडल आंसर की बात कर रहा हूँ, एक कंटेंट जो आपकी मेंस के एग्जाम से मैच करता है। तो आप आने वाले वक्त में, जैसे हम पूरे साल भर ऐसी वीडियो बनाते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी इतना भरपूर कंटेंट होगा न्यूज़पेपर से, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप मेंस के एग्जाम देखना। लास्ट ईयर आपने देखा कि जो हमने GS3 पढ़ा, पूरा का पूरा पेपर आपने देखा लगभग अपने नोट से कवर हो रहा था, एथिक्स का अपने नोट से कवर हो रहा था। द हिंदू में से डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन तो एकदम हूबहू वही हेडिंग वाले आ गए, क्योंकि न्यूज़पेपर को तो वो भी तो पढ़ते हैं ना एग्जाम इधर, और कंटेंट कहाँ से लाएंगे अच्छा वाला कंटेंट। तो जैसे ये टॉपिक चर्चा में रहा था, तो ये जल वाला टॉपिक है, तो कहाँ हमारे सिलेबस में, एक तो GS फर्स्ट में UPSC मेन GS फर्स्ट ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, जहाँ पे संसाधनों की बात की जाती है, सिलेबस यहाँ पे लगा हुआ है। साथ में सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाए, आपको ये विश्वास हो जाए कि हमारी तैयारी एकदम सही चल रही है। और साथ में यदि आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको और ज़्यादा फायदा हो जाएगा कि पढ़ने का नजरिया क्या होना चाहिए आपका। इसी तरह GS3 के अंदर भी हमारे बहुत सारे टॉपिक है, चाहे आप पर्यावरण संरक्षण की, जल संरक्षण की इनकी बात करो, टॉपिक से मैच करता है। और ऐसे टॉपिक कहाँ काम आते हैं, आपके ऐसे राइटिंग में भी काम आते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है, आजकल तो चलो ट्रेंड ये हो गया कि फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं, लेकिन फिलोसफिकल ऐसे में भी तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको चाहिए ना। कई बार जरूरी नहीं है कि UPSC हमेशा अपना ट्रेंड ये रखेगा कि फिलोसफिकल पूछेगा। UPSC हो सकता है इस साल अगले साल कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जो नॉन कन्वेंशनल, आप या इनको कह सकते हो सॉरी, जो स्टैटिक पार्ट है उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चर्चा में रहा था। तो इसमें क्या अभी हाल ही में ये कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, कि ऐसी जो जल जो गणना हुई है अभी है ना, निकायों की गणना हुई है, ये किसने करवाई थी, ये पहली थी, दूसरी थी या चौथी थी, इस प्रकार आ सकता है। तो ये पहली थी, किसने कराया, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली जल निकाय जनगणना सेंसस जो है, हाल ही में इसके डाटा जो है ना प्रकाशित किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्री के काम का है, बाकी मेंस में भी काम आ सकता है, कहीं भी इस्तेमाल करना आप, कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय का ये प्रयास बहुत अच्छा रहा, जिसमें हमें पूरे हमारे देश की जितने भी आप वाटर डाटा कह सकते हो कि वाटर डाटा हमें मिले। अब पॉलिसी फ्रेमिंग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हैं। तो एक तो ये होगा, देखो ये प्रैक्टिकल आइडिया इसमें बहुत सारे हैं। जैसे कई बार ये लिखते हो ना कि जैसे आप लद्दाख की बात करो,
तो लद्दाख की जल की समस्या कैसी हो सकती है, वहाँ अलग मामला बनता है। इसी तरह राजस्थान की आप बात करोगे तो वहाँ जल की समस्या अलग होगी। इस तरह दक्षिण भारत की बात करोगे तो वहाँ अलग होगा। नॉर्थ ईस्ट में कई सारी बाढ़ की समस्या आती है, या पानी कई जगह अधिक है या उनका संरक्षण नहीं होता है। जो मध्य भारत में आप बुंदेलखंड की बात करोगे तो वहाँ की समस्या है कि वहाँ पे भूमिगत जल का संकट रहता है, क्योंकि वहाँ की चट्टानें, वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो नहीं जमा हो पाता है, उनमें पानी जमा नहीं हो पाता है। राजस्थान की बात करोगे तो यहाँ वर्षा का पैटर्न ऐसा है कि वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे आप जानते हो मरुस्थल है। तो ये डाटा जब मिलेंगे ना, तो हम प्रत्येक एरिया वाइज, इसको बोलते हैं एरिया स्पेसिफिक स्कीम या योजना, वहाँ की एक चीज़ ध्यान रखना। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो इसमें ये इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, आप चाहो तो मैप बना के, जैसे अभी मैंने ये आपके सामने ही बनाया है, मतलब कोई सोचा थोड़ी था कि मैं ऐसा बनाऊंगा आपको पढ़ाने के लिए, ये जस्ट अभी जो थिंकिंग कर रहे हैं, जो सोच हमारी है, थिंकिंग को हमने कागज़ पे उतार दिया। तो मैं जैसे ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो मैं इसमें एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे लद्दाख की जो कोई स्कीम बनती है वाटर को लेकर, उसको हम हुबहू कहाँ लागू नहीं कर सकते, राजस्थान में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी अलग है, राजस्थान की समस्याएं अलग है, आर्थिक सामाजिक परिस्थिति अलग है वहाँ की। तो जैसे आप ये जानते हो कि राजस्थान में जो जल का संकट है क्यों है, कि वहाँ पे वर्षा कम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास उपाय है, जो ट्रेडिशनल लोगों का नॉलेज हमारे पास है, कि पहले हम जो घरों में पानी किस प्रकार जो टांका बना के या कुंड बना के सहेजते थे। आजकल हमने जैसे मशीन आ गई, मशीनों से क्या किया हमने, पानी को बहुत ज़्यादा यूज में लेना शुरू कर दिया, नलकूप हो गया तो हम उस जल को बचाना ही छोड़ दिया हमने। तो जो पहले जो हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे मतलब बड़े लोग हैं, उस ऐसा करते थे, हमारी जो पुरानी पीढ़ी ऐसा करती थी कि जल को सहेज कर रखती थी, वो उपाय हमें करना चाहिए। इसी तरह जैसे लद्दाख के अंदर आपने जानते हो कि जैसे सोनम वांगचुक ने ऐसा प्रयास किया कि वहाँ पे जो वर्षा कम होती है लेकिन बर्फ़ तो वहाँ पे अच्छी है ना, तो बर्फ़ को स्तूप बना के उन्होंने जल संरक्षण का प्रयास किया। इसी तरह सिक्किम की समस्या अलग है, दक्षिण भारत में बहुत सारे तालाब है वहाँ पे, तो तालाबों को संरक्षण वहाँ पे करना चाहिए। तो ये इस आर्टिकल का सार था कि हमने ये जल जो वाटर बॉडीज़ का हमने सेंसस क्यों कराया, ताकि हमें पूरे भारत के डाटा मिले। जैसे इसमें ये देखने को मिलेगा कि पश्चिमी जो भारत है, पश्चिमी भारत में राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर ड्राई एरिया है, मतलब तो यहाँ का कैसे कर सकते हैं हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देके बताएं। जैसे दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों के तालाब है, खुद के तालाब है, मतलब ज़्यादातर आप निजी तालाब कह सकते हो, तो उनका प्रोटेक्शन किस प्रकार हो सकता है। और इसके अंदर बहुत सारे डाटा उपग्रह के माध्यम से या बहुत सारे डाटा लिए गए हैं, और ये भी पता चलता है कि डार्क जोन कहाँ पे, कहाँ कहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर का पैटर्न हम कैसा कर सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे फसलें मतलब ज़्यादा जल वाली नहीं हो सकती, तो वहाँ पे हम कैसे बीजों का विकास कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इसी लेकर सारा जो थोड़ा बहुत और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि और इसमें क्या है जो आपके काम की चीज़ें हैं। तो इंपॉर्टेंट ये आ गया कि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आप मेंस के एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ऐसा किया गया है। करंट अफेयर से शुरू कर सकते हो आप इंट्रोडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्यों आवश्यक थी, क्यों ज़रूरी थी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे देश के कई हिस्सों में डार्क जोन बन गए, जो वहाँ का ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो हमारा ग्राउंड वाटर ऐसा है कि 700 फीट से हम पानी निकालते हैं, और अभी के जो हालात है ना, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, अपने आसपास के खेतों की बात बता रहा हूँ, कि ऐसा ही चलता रहा तो 4-5 साल के बाद में पीने का पानी नहीं बचेगा यहाँ पे। फसलें तो बहुत दूर की बात है, पीने का पानी भी हमें मतलब दूर से लाना पड़ेगा। जो सरकार ऐसा प्रयास कर भी रही है, आप जानते हो कि भारत सरकार का जो टारगेट है 2024 तक हर घर जो नल योजना है वो अभी काफ़ी आसपास देखी भी जा रही है। ये ठीक है कि हमारी सरकार अच्छा प्रयास कर रही है कि लोगों को पीने के पानी की सुविधा प्रदान कर रही है, लेकिन ऐसा यदि हम पहले कर पाते हैं, और अभी भी वक्त है, जैसे मैं अपने आसपास देखूँ तो किसान तो नहीं मानने वाले हैं, देखो उनके पास मजबूरी भी है कि उनके पास विकल्प नहीं है। तो जब तक ये समस्याएं नहीं मिटने वाली है या उनके पास सॉल्यूशन नहीं होता ऐसा, कई बार हम देखते हैं नदियों को आपस में जोड़ने की, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी रहती है। और आपकी कुछ एग्जाम में कुछ नहीं ऐसे आते हैं जो प्रैक्टिकल वाले हैं, जो ह्यूमन बीइंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इससे आजकल क्या हो रहा है, जब पानी की गिरावट होगी, पानी का जल संकट आएगा, तो आप जानते हो कि जैव विविधता को नुकसान होने वाला है। कैसे नुकसान होने वाला है, जैसे अपने क्षेत्र की बात करूँ तो यदि जैसे यहाँ पे हमारे खेजड़ी का पेड़ होता है, देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, खेजड़ी का पेड़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे रेगिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ये पहले क्या था, जैसे ग्राउंड वाटर यहाँ तक था तो इसकी जड़ें जा रही थी, लेकिन अब ग्राउंड वाटर कहाँ चला गया, नीचे चला गया, तो इसको भी जड़ें कहाँ तक ले जाएगा ये। आजकल ये 500-700 आप कह सकते हो फीट पानी नीचे चला गया है। तो ये भी इसका भी मैं देख रहा हूँ अपने आसपास बहुत कम मतलब बची है, इनको लुप्त होने के कगार पर। इन पर और भी समस्या आई है इनको खेजड़ी के पौधों के लेकर, लेकिन जल संकट भी एक संकट है। तो जब खेजड़ी का पौधा जानते हो नष्ट होता है, तो एक जो मरुस्थलीय पारितंत्र है कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान होगा। तो आपकी अप्रोच है ना आंसर लिखने की प्रैक्टिकल वाली होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन हम देख रहे हैं, चाहे मानव उसका कारण हो सकता है या प्रकृति उसका कारण हो सकती है, उसके कारण भी हम देखते हैं कई जैसे लानिनो अलिनो आपने देखा, तो कई जगह बाढ़ होती है, कई जगह सूखे का संकट होता है। तो जल संकट का हम सामना कर रहे हैं। आप ये मान के चलो कि आने वाले वक्त में देश के
किसी न किसी हिस्से में एक टाइम में क्या होता है, जल संकट का सामना होता है। अभी भी हो रहा है, हम महसूस करते हैं, कई बार चेन्नई शहर को जल नहीं मिल पाता है, कहीं बाढ़ की समस्या आ जाती है, तो ऐसा होता है। तो इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास वाटर बॉडीज़ की डाटा होनी चाहिए, ताकि हम प्रत्येक जो क्षेत्र है उसके हिसाब से एक पॉलिसी बना पाएँ कि वहाँ पे कैसी फसलें होनी चाहिए, कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, कैसे हम ग्राउंड वाटर जो जल है उसको संरक्षण कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये सेंसस गणना की गई थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कई बार जो वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे अल नीनो की घटना रहती है, तो हमारे देश में सूखा रहेगा, तो फिर जो पानी है उसकी समस्या आएगी। इसके अलावा जैसे कई जगह बाढ़ का पानी है, उसको भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वाटर बॉडीज होती है, जैसे इसमें एग्जांपल देके बताया कि जैसे हम एक वेटलैंड की बात करें, कोई झील हो सकती है या वेटलैंड, आप जानते हो जो पानी है, तो वो जैसे कहीं इस क्षेत्र में कहीं सूखा रहता है, तो इस वेटलैंड से इसको पानी मिल सकता है उस क्षेत्र को। और कई जगह बाढ़ आती है, जैसे बाढ़ आती है ना, तो वेटलैंड में एक्स्ट्रा जल समा जाता है। वेटलैंड की बड़ी भूमिका होती है, तो आप जानते हो कि वेटलैंड से ऐसा कर सकते हैं, वाटर बॉडीज़ के साथ हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जलवायु है, मौसम कह सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इनका बड़ा रोल होता है। इसके अलावा जैसे भूजल को रिचार्ज करके सिंचाई और पशुओं के लिए पानी उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा, अपनी खाद्य सुरक्षा इसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे मैंने अभी अपना एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम यहाँ पे खेती करते हैं और हमारे यहाँ पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है, विशेषकर भेड़ और बकरियाँ, काफ़ी इनका पालन होता है। मैंने कई बार अपने वीडियो में आपको दिखाई भी, अपने घर खेत को दिखाया या बकरियाँ दिखाई है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? पानी पर डिपेंड करता है। तो अब हमारा भूजल तो बहुत ज़्यादा मतलब गहरे पर चल रहा है, और अभी हमें पानी फिर दूसरी जगह से लाना पड़ेगा, तो हमारी लागतें बढ़ जाएगी। तो फिर हम पशुपालन कहाँ से करेंगे, कहाँ से सिंचाई करेंगे, कहाँ से कृषि करेंगे? ठीक है, तो फिर ये आजीविका का सवाल होता है। तो सरकार यदि पहले से ऐसा आकलन कर ले कि इस क्षेत्र में ये समस्या आने वाली, तो आप ये जानते हो कि कितना सामाजिक आर्थिक जो परिवर्तन हो सकता है, वहाँ से पलायन हो सकता है, गाँव से लोग शहरों की ओर जा सकते हैं, फिर शहरों पर दबाव बढ़ेगा, शहरों पर समस्या आएगी। ये सब चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड है। ठीक है, आपका आंसर भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए। तो कई सारे आप जानते हो, कई सांस्कृतिक और पारिस्थितिक उसका महत्व भी है। जैसे अभी हमने खिचड़ी का एग्जाम्पल दिया, हमारी खिचड़ी का सांस्कृतिक और पारिस्थितिक दोनों महत्व है कि खिचड़ी को हमारे यहाँ शादियों में पूजते भी हैं, देवता की तरह पूजते हैं, खिचड़ी की शादी भी कराते हैं, एक कल्चर का पार्ट है उसका। ठीक है, और वैसे भी खिचड़ी का जो पौधा होता है वो ना केवल जैसे ऊँट है, बकरियाँ, उनकी जो पत्तियाँ वो खाते हैं। ठीक है, और उसकी ऐसे फली टाइप का लगता है, उसको सांगरी बोलते हैं हम। तो राजस्थान की जो आपने देखा होगा सबसे फेवरेट सब्जी जो होती है, केर सांगरी की सब्जी होती है, तो वो उसी खिचड़ी के पेड़ पर लगती है। हमारे यहाँ खिचड़ी को जो है ना कल्पवृक्ष माना जाता है कि उसका बड़ा योगदान है। मतलब ऐसा कहते हैं कि किसी के खेत में 100 खिचड़ी हो ना, तो आप ये देख लेना वो भूखे नहीं मरेगा, मतलब उसका आजीविका चल जाएगी। ऐसा एग्जाम्पल, अच्छी बातें हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे जो मैं इतनी इमोशन के साथ में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाली चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे भी जब खेती पानी की इनकी बातें आती है, तो ये तो हमारे मतलब आप जानते हो आसपास में सब चीज़ें, तो इनको मैं थोड़ा बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं कि आप जानते हो कि आजकल प्रदूषण की समस्याएं, वेटलैंड में आजकल आपने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। जैसे ये कीवर्ड होते हैं ना, ये न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, जैसे मैं कहाँ से बोलता हूँ। तो जैसे आपने देखा चेन्नई का, देखा बाढ़ का जो समस्या आई थी, उसमें बताया था कि चेन्नई शहर को ऐसा वहाँ पर हज़ारों वेटलैंड थी, झीलें थी, उनको कंक्रीट के जंगल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया आपने, तो वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज हो गया। वहाँ का जो वाटर जो भूमि में जाना चाहिए था वो नहीं जा पाता है। तो अचानक जब वर्षा होती है तो बाढ़ का रूप ले लेती है। तो ऐसे संकट आते रहते हैं। और शहरीकरण की समस्या से आप जानते हो कितना दबाव बढ़ता है वहाँ की लैंड पर, वहाँ के जो वाटर बॉडीज है, वहाँ के वन संसाधन है, उन पर सब पर दबाव बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं उसका शहर का जो पारितंत्र है वो बदल जाता है, और उसकी वजह से कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कई सारी समस्या आती है। तो ऐसे डाटा जब हमारे साथ आते हैं ना, क्योंकि आप ये जानते हो जल का जो मामला होता है ना, वो सभी राज्यों में अलग अलग मामला होता है। वहाँ पर ये भी होता है कि प्रबंधन की जो चीज़ें होती हैं अलग अलग निकायों में, नगर निगमों में अलग अलग चीज़ें होती है। तो इन सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। हमें एक अच्छा डाटा चाहिए, तो इसके लिए ये सर्वे कराया गया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें साथ में ये भी बताया था कि जो सामुदायिक प्रासंगिक पारंपरिक ज्ञान है ना, इसका बड़ा रोल होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया कि लद्दाख का जो पारंपरिक ज्ञान क्या है, जैसे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, सोनम वांगचुक जैसे महान लोग जो है अच्छा काम करें, तो उनके पास एक अनुभव है। हमारे राजस्थान में अपने आसपास में देखता था, पहले टाँके जो कुंड होते थे पानी के हर खेत में होते थे, जब वर्षा होती थी तो वो टाँके भर जाते थे। लेकिन जब से मशीनें आ गई, नलकूप आ गया, पानी की आसानी से सहजता हो गई, उपलब्धता हो गई, तो लोगों ने वो पुराने जो प्रयास है छोड़ दिए। अभी भी जैसे वेस्टर्न राजस्थान में कई जगह देखने को मिलते हैं, फिर से लोग अपना रहे हैं। जैसे मैं अपने आसपास की बात करूं तो सरकार ऐसी योजना चला रही है। जैसे यहाँ पे एक बजाज फाउंडेशन है, वो काम कर रहा है, लोगों को अपनी तरफ से कुछ पैसा देके लोगों को मोटिवेट कराए कि आप ये टाँके फिर से बनाओ, जो कुंड है फिर से बनाओ। तो एग्जाम्पल आ गया आपके पास, जब भी जल का आएगा तो आप बताओगे कि धर्मेंद्र सर ने एक बार बताया था बजाज फाउंडेशन। ये मैं इथिक्स वाले में लिख के आता हूँ, जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको लिखते रहना मेंस के एग्जाम में। तो पारंपरिक नॉलेज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और वर्तमान सरकार आप कह सकते हो बहुत बड़ा जोर दे रही है कि स्थानीय लोगों के जो अनुभव है ना, उनको साझा करके स्थानीय समस्याओं का समाधान निकाला जाए। केवल पॉलिसी मेकिंग बनाने से कुछ नहीं होता, जब तक प्रैक्टिकल चीज़ें उसमें नहीं आएगी ना, लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, जितनी स्टेक होल्डर है, आम जनता उसमें शामिल नहीं होगी, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कई सारे ये हमारे पास डाटा आ गया, आप समझ गए होंगे इस लेख का सार क्या है, यही सार है। और ये कैसी इसमें गणना की गई थी, क्या क्या इसमें था, तो इसमें बहुत सारे डाटा जुटाए गए, राष्ट्रीय डाटाबेस इसमें विकसित करने का उद्देश्य था। और इसमें कई सारे जो प्राकृतिक या मानव निर्मित जो जल है, क्षेत्र है, भंडार है, उनका डाटा जुटाया गया। कई सारे डेटा इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, सॉफ्टवेयर, ये हमारे काम का नहीं है, ये केवल ये था इसमें दिया गया था, उतना प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल वो था जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये एग्जाम में लिखना नहीं होता, प्रैक्टिकल वाली चीज़ें ही एग्जाम में लिखनी होती है। तो इससे कई प्रकार की डाटा इसमें क्या आया था, तो इसमें हमारे पास क्या पूरे राष्ट्रीय वर्ग के जल निकायों की स्थानिक और मतलब ऐसा होता है कि एक क्षेत्र और एक समय के हिसाब से आप ये देखो ना, स्थानीय देखो, ये क्वेश्चन एक बार आया था, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता है। एक ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि भारत की जो स्थानिक और ऐसा नाम था उसका, स्पेटल और टेम्परल, मतलब एक क्षेत्र विशेष और एक आप ऐसा कह सकते हो समय के हिसाब से। जैसे आप ये देखो, दक्षिण भारत में किस समय बाढ़ आती है, किस समय सूखा आता है, नॉर्थ ईस्ट में किस समय बाढ़ आती है, सूखा होती है, यानी एक समय विशेष और एक क्षेत्र विशेष को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे स्थान ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब एक बार आया भी था, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा, टाइम और स्पेस के हिसाब से क्वेश्चन आया था कि टाइम और स्पेस का मतलब समय और क्षेत्र के हिसाब से आप कह सकते हो उसको। एक बार शायद सोसाइटी का क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है जीएस फेस्ट में, कि भारत में जो महिलाओं की समस्या है वो टाइम एंड स्पेस के हिसाब से पूछी गई थी। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, टाइम यानी आप कह सकते हो अलग अलग समय में, या ऐसा कह सकते हो अलग अलग क्षेत्र में, हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया था कि देश के अधिकांश जो जल निकाय बहुत छोटे हैं, ठीक है, उनका आकार बहुत कम है, मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम है, ये आउटकम निकल के आया था। साथ में उसमें जैसे उपग्रहों का इनका प्रयोग किया गया था, ठीक है, और कई सारे ट्रैकिंग पद्धति को अपनाया गया था इसमें। तो इसमें कई पैटर्न दिखते हैं, जैसे वेस्टर्न जो इंडिया है उसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, और राजस्थान में विशेषकर आप पश्चिमी जो मरुस्थल है अपना, उस क्षेत्र में जैसे सूखे का संकट रहता है, वहाँ के जो जल निकाय है, जो बड़े बड़े तालाब है, वो सार्वजनिक रूप से उनको आयोजित किया जाता है। आप देखना कई जगह पर होगा पूरे गांव का एक तालाब है, लेकिन जैसे दक्षिण भारत की बात करें या अन्य क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, खुद के मतलब निजी तालाब है, तो वहाँ से ऐसे मतलब कैसे उनको मेंटेन किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये बताया गया है। बाकी वही बात है कि कैसे हम इन सब चीज़ों को, इन डाटा को निकाल कर इनको सार्वजनिक कर सकते हैं, जब योजनाएं बनाई जाती है तो उनको कैसे हम यूज में ले सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे हैं ये देख लो आप, जैसे 2020 की एग्जाम में देखो, जब हमने बात की कि ये जीएस फेस्ट में काम का है, ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो हिमालय में के जैसे हिमनदियों के पिघलने के का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होता है, क्वेश्चन आया गया। फिर जल वाला और भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर वाटर स्टेज का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यदि आपने ये पैटर्न पकड़ लिया ना, पीवाई को देख के, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के पैटर्न पकड़ लिया, तो मेंस में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और मेरा यही काम है कि मैं न्यूज़पेपर को कैसे इंगेज करूँ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के साथ में। जल संकट का यहाँ पे भी कैसे इसको हम कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई किससे माता है, तो एग्जाम्पल देके बताना इसमें। और ये हाल ही में ट्रेजिडी हुई थी एक केरल के अंदर, काफ़ी दुखद की चीज़ें, क्योंकि आप जानते हो केरला टूरिज्म कितना फेमस है। जब ऐसी समस्या आती है तो कहीं ना कहीं पर्यटन निश्चित रूप से प्रभावित होता है। लोग सोचते हैं कि मतलब वहाँ का प्रबंधन या आपदा की समस्याएं रहती है, तो लोग वहाँ कम जाना पसंद करते हैं। तो साथ में ये मैपिंग में आपके कहीं काम आ सकता है। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं मतलब रोकी जानी चाहिए, ये एक मतलब बड़ी त्रासदी कह सकते हो आप। तो ये कहाँ हुई थी घटना, इसको लेकर कई बार करंट अफेयर में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है प्री एग्जाम के लिए विशेषकर। जैसे यहाँ पे ये पूरा पूजा जो एस्चुरी है वहाँ पे ये घटना घटी थी, और इसकी लोकेशन ये काम किया आपके। ठीक है, तो ये 2-4 जो न्यूज़ है वही हमारे काम की। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं मतलब 4-5 दिन का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे कोई खास कंटेंट वहाँ से लगा नहीं जो एग्जाम के हिसाब से ओरिएंटेड हो। वैसे न्यूज़ तो काफ़ी आती है, पॉलिटिकल खबरें जरूर की चलती रहती है, फालतू की बातें, लेकिन अपनी प्री और मेंस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करना, जहाँ पे आपको अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। देखना आपके काम के हिसाब से क्या है वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।